Dear students, today are we going to study about class 7th history, chapter number 4, the Mughal Emperor part 3rd. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर मुगल सम्राट पार्ट 3rd के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट के 2 वीडियोस में हमने वी टॉक अबाउट द Mughals, administrations and zamindars. Now, in this video, we talk about Japt and zamindars. The main sources of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. In most places, peasants paid taxes through the rural elites, that is the headman or the local chieftain. The Mughals used one term zamindars to describe all intermediaries, whether they were local headmen of village or powerful chieftain. जैसा कि the main sources of income available, यहाँ पर जो मुगलों का आमदनी का मुख्य साधन था वह किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर के जो राज्य मंत्री थे, टोडरमल कैरीड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप yields, prices and areas cultivated for a 10 years period 1570 to 1580. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. Each province were divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was known as जब्त। जिस तरह से अकबर के जो राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से लेके 1580 तक के अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया, यानी सर्वे किया। इन आंकड़ों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, इन आंकड़ों के आधार पर टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। जो फसल पर नकद के रूप में दिए जाने वाला जो राजस्व था, जो कर था, वो निश्चित कर दिया गया और प्रत्येक सूबे, प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडल में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग सूची बनाई गई। जो मुगल साम्राज्य था, मुगल शासनकाल में जमींदार और मनसबदार में जो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो यहां पर एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। लेकिन जो राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था थी वो जब्त कहलाती थी, लेकिन यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का संरक्षण कर रहे थे, लेकिन जो सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे, ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। In some areas of zamindars excised
a great deal of power. The explanations why Mughal administrators could drive them to rebellion. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebelling against Mughal authority. In some areas of the zamindar exercised a great deal of power. कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल शासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे. The expression by the Mughal administration could drive them to rebellion. यानी वे मुगल शासकों द्वारा जो शोषण किए जाने की स्थिति में उनका विद्रोह भी कर सकते थे. Sometimes zamindars and peasants for some caste allied in rebellion against Mughal authority. कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे. Those peasants revolts challenged to stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century. इस तरह से 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दी. अकबरनामा एंड आईने अकबरी. अकबरनामा और आईने अकबरी जो अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अब्दुल फजल को आदेश में दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे. तो अकबर ऑर्डर वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड courtiers Abdul Fazal to write an history of his region. Abdul Fazal wrote 3-volume history of Akbar's region titled Akbarnama. The first volume dealt with Akbar's ancestors and the second volume recorded the event of Akbar regions. The third volume is Ain Akbari, deals with Akbar's administration, household, army, the revenue and the geography of his empire. यहाँ पर जो अब्दुल फजल के ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा जिसका शीर्षक अकबरनामा है. पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान और दूसरे अकबर के शासनकाल घटनाओं का वर्णन. तीसरे में आईने अकबरी जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिला. अकबर अ क्लोजर लुक, अकबर पॉलिसीज, अकबर की जो नीतियां थी नजदीकी से एक नजर उसमें हम डालते हैं. द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय अकबर एंड वर elaborately discussed by अब्दुल फजल in his book. प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अब्दुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है. इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम ऑफ द आईन अकबरी, अब्दुल फजल के अनुसार जो साम्राज्य था वो कई प्रांतों में डिवाइड किया था. अब्दुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास गवर्न by a Shubedar who carried out both political and military functions. Each province also had 2 financial officer or diwan for the maintenance of peace and order in his province. The Shubedar was supported to by other officers such as the military paymasters. यहाँ पर जो अब्दुल फजल ने के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था और सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे और जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे. प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जिसे दीवान कहा जाता था. फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीस वर इन हिज प्रोविंस, और जो वहां पर सहयोग प्राप्त होता था वह मेंटेनेंस करता था.
फाइनेंशियल जो मेंटेनेंस द पीस एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था बनाने की उसकी जिम्मेदारी थी। द सूबेदार वाज सपोर्टेड टू अदर ऑफिसर्स, और जो सूबेदार थे वो अन्य अधिकारियों की सहायता करते थे, यानी जो सूबेदार थे वो अन्य लोगों को भी सहायता किया करते थे। द सच एज द मिलिट्री पेमास्टर बख्शी, इसी तरह से सैनिक वेतन अधिकारी बख्शी, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रॉन्स, सरदार, मिलिट्री कमांडर्स, फौजदार एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल। इसी तरह से सरदार धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था। फौजदार सेना नायक और कोतवाल नगर पुलिस का अधिकारी होता था। नूरजहां इन्फ्लुएंसेस इन जहांगीर कोर्ट, जहांगीर के दरबार में नूरजहां का क्या प्रभाव था? मेहरुनिशा मैरिड विद एम्पायर जहांगीर इन 1611 आर रिसीव्ड द टाइटल नूरजहां। मेहरुनिशा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। She remained extremely loyal and supportive to the monarch. As the mark of the honor, Jahangir stuck silver coins bearing his own title on one side, and on the other the inscription stuck in the name of the Queen Begum नूरजहां। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह बाक रानी बेगम नूरजहां के नाम से लिखा हुआ था। अकबर्स नोबल्स कमांडर्ड large armies and had access to large amount of revenue. While they were royal to empire function efficiently, by the end of the 17th century, many novels were built independent network of their own. Their loyalties to the emperor were weakened by their own self-interest. अकबर के अभिजात जो बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व कर सकते थे, जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र पूर्वक चलता रहा और 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुनना शुरू कर दिए। तो साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। लेड अकबर टू द आइडियाज ऑफ सोलकुल और यूनिवर्सल पीसेस, this idea of tolerance did not discriminate between people of different religion in his realm. Instead, it focused on the system, ethics, history, justice, peace that was universal, applicable. Abdul Fazl helped Akbar in forming a vision of governance around his idea of Sulke-Kul. This principle of governance was followed by Jahangir and Shah Jahan as well.
इसी तरह से अकबर के शासनकाल में विभिन्न धारणाएं धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं था, लेकिन जो ये अनुभव अकबर को एक सुलह कुल या सर्वत्र शक्ति के विचार की ओर ले गया। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, परंतु यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, लेकिन इसका जो केंद्र बिंदु थी वह नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया था। अब्दुल फजल ने एक सुलह एक कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की और शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। द मुगल्स एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। 17वीं शताब्दी में उनके पश्चात मुगल शासक, यानी 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल शासन कैसा रहा। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल्स एम्पायर लेड टू द ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल prosperity. International travelers described it as the favored land of wealth, but these some visitors were also appealed at the state of poverty that exists side by side with the greatest opulence. The inequalities were glaring. Document from the 20th years of Shah Jahan region inform as the highest ranking Mansabdar were only 445 in number out of the total of 8,000. These small numbers are mere 5.6% of the total number of the Mansabdars received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers. 17वीं शताब्दी में उनके और उसके पश्चात जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैन्य कुशलताओं के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों से इसे वैसा धनी देश बताया जैसे कि किस्से कहानियों में हमने वर्णित होता है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थीं। शाहजहां के शासनकाल में 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें यह पता चलता है कि मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का, 61.5% स्वयं उसके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। द मुगल एम्पायर and their Mansabdar spend a great deal of their income in salaries and goods. These expenditures benefited the artisans and the peasants who supplied them with goods and produce. But the scale of revenue collections left very little for investment in the hands of the primary producers, the peasants and the artisans. The poorest among them lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in international resources, tools, and supplies to increase productivity
the wealthier peasantry and artisanal groups, the merchants and bankers profited in this economic world. मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। और इसमें जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाराज ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिसके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे कि मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ी, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट सेवक स्वयं की सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित